हेलो नमस्कार साथियों, मैं गौरव आपके अपने परिवार पाठशाला विद गौरव में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो क्लासें हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं और इसका आज सेकंड पार्ट है। और जिन साथियों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही आपको जीरो लेवल से हाई लेवल वहाँ पे चीज़ों को बताया गया एनालॉगी के बारे में। और आज आपका जो फर्स्ट चैप्टर वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो एक पार्ट आपका फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट हो गया है और आज सेकंड पार्ट है। दोनों पार्टों मिला के आपको एनालॉगी के करीब करीब यहाँ पे पूरे क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड जितने भी टाइप्स बनते हैं उन सभी टाइपों को इस पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। कुछ पार्ट उसमें हो गए थे और कुछ पार्ट इसमें, तो दोनों पार्टों को मिला के आपका एनालॉगी का पूरा एक पार्ट, एक पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो साथी नए हैं इस चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर भी कर दें, ठीक है। इसके साथ में आज हम इसका एनालॉगी का सेकंड पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एनालॉगी का सेकंड पार्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है वो कौन से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट है, जो जिन साथियों ने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, ठीक है। तो फर्स्ट प्रश्न देखने क्या है। फर्स्ट प्रश्न है कि दिए गए अक्षर समूह के आपसी संबंध के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त अक्षर समूह से करें। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जिस प्रकार से ABC संबंधित है ZYX से, उसी प्रकार से DEF किससे संबंधित है। तो कल जैसा मैंने आप लोगों को पूरी बात डिटेल में बताई थी कि जब आप रीजनिंग के एनालॉगी को यहाँ पे चैप्टर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ पे संबंध को देखा जाता है या कंपेयर को देखा जाता है कि इनका संबंध किस तरीके से बन रहा है या इनका जो संबंध है वो किस तरीके से कोरिलेट कर पा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं जरा यहाँ पे आंसर हमारा क्या होने वाला है। तो जिसका ऑप्शन जैसे दे रखा है, यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है BUW दे रखा है, B ऑप्शन UVW है और C ऑप्शन है WUV और D ऑप्शन है WVU, ठीक है। तो जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और इन क्वेश्चनों को किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे बिल्कुल हम आप वो तरीका बताएंगे जैसे आप लोग एग्जाम में सोचते हो, फिर हम अपना तरीका भी यहाँ पे बताएंगे कि आप लोगों को कैसे करना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे दे रखा है ABC, ठीक है। यहाँ पे ABC दे रखा है और सेकंड नंबर पे दे रखा है ZYX। तो अगर हम यहाँ पे ABCD की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि अगर A हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है तो इसके बाद में Z सबसे लास्ट में आता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर A से स्टार्ट होती है तो Z से क्या होता है, लास्ट होता है, यानी कि 26वां अक्षर यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम B की बात करें तो B आपका कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। और यहाँ पे बाई कितने नंबर पे आता है, 25 नंबर पे आता है। तो एक चीज़ हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये पता चल रहा है कि कुल मिला के यहाँ पे अपोजिट वर्ड यहाँ पे पूछा गया है, यानी ABC का अपोजिट वर्ड यहाँ पे आगे लिख दिया गया है। तो अगर हम बात करें तो A का अपोजिट की अगर बात करें, A का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। और B का अपोजिट क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम C की बात करें तो C का अपोजिट क्या, X हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग गया है। अब अगर हम ये देख लेते हैं कि भाई जो हमारा ऑप्शन हमसे जो पूछा गया है वो क्या है, तो हमसे पूछा गया है D का बताना है और E का और इसके बाद में F बताना है। तो देख लेते हैं भाई D की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को अगर नहीं पता है तो इसके अपोजिट अभी हम आगे क्लास में इसको पूरी तरीके से डिटेल्स में पढ़ाएंगे। यानी कि जो भी कोडिंग डिकोडिंग से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं उनको आगे क्लासेस में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एनालॉगी में क्वेश्चन पूछा गया तो उतनी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे बता देंगे। तो पहले नंबर पे अगर हम D की बात करते हैं तो D का अपोजिट होता है W। यहीं पे अगर हम बात करते हैं E का अपोजिट होता है V और F का अपोजिट होता है U। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे देखें कि हमारा ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है। तो सबसे पहले नंबर पे W, तो W यहाँ पे जैसा देखो 2 ऑप्शन में दे रखा है, C में दे रखा है और D में दे रखा है। इसके बाद में E का अपोजिट क्या, V है। अब देखो यहाँ पे U दे रखा है, यहाँ पे V दे रखा है। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है और यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, D इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल आसान शब्दों में अगर इसका अपोजिट नहीं याद है तो आप लोग परेशान मत होइएगा। आगे जब क्लास हम लेंगे कोडिंग डिकोडिंग की तो वहाँ पे
आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बता देंगे, लेकिन अभी आप लोगों को इतना जानना है कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन केवल और केवल अपोजिट वर्ड पूछा गया है। ABC का अपोजिट क्या था, ZYX हो जाएगा। DEF का अपोजिट क्या हो जाएगा, WVU आंसर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, ये सब आप लोगों को ऐसे याद करवा देंगे आप लोगों को कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। जैसे देखते हैं यहाँ पे कुछ वर्ड, यहाँ पे इसको समझ ले, से यहाँ पे ए का अपोजिट क्या, Z है, तो इसको आज पढ़ सकते हो। ठीक है, याद रखने के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में केवल, और V को Y कर सकते हो यहाँ पे, और C का क्रैक्स हो जाएगा, और D का अपोजिट ड्यू, आप ड्यू से याद रख सकते हो, तो यानी कि, और E का अपोजिट V हो जाएगा, तो इवनिंग से ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हैं, तो जब पूरी आपको जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे तो वहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, D ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे रामा का जो संबंध है वो मारा से है, इसी प्रकार सीता का संबंध किससे है। तो जरा इसको समझ लेते हैं कि अगर रामा से मारा आ रहा तो सीता से क्या चीज़ कैसे निकलने वाला है। तो जैसा हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखो रामा लिखा हुआ है और यहाँ पे मारा लिखा हुआ है, तो अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो आप ये देख पा रहे हो कि ए की जो प्लेस वैल्यू है ये दोनों की बिल्कुल फिक्स रखी, मतलब इस वाले में इसको चेंज नहीं किया गया है, यानी कि जहाँ पे ए रखा था वहाँ पे ए एज इट इज रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं चेंज क्या किया गया है। तो चेंज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आर दे रखा है और यहाँ पे एम दे रखा है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों की प्लेस वैल्यू को चेंज कर लिया गया, यानी कि इनकी जो जगह थी उनको चेंज कर दिया गया है। कैसे, यहाँ पे देखते जरा, तो यहाँ पे आर था, यहाँ एम कर दिया गया है, और एम की जगह आर कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करते हैं सीता की, तो सीता की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को क्या बताना है, ये दोनों हैं बिल्कुल फिक्स रहेंगे, मतलब ये चेंज होने वाले नहीं हैं। और अगर यहाँ पे हम बात करें एस की, तो एस की जगह क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और आई तो एज इट इज रहेगा, और इसके बाद में यहाँ पे टी है और टी की जगह क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, और ए तो एज इट इज बना रहेगा। तो जो कॉन्सेप्ट आपका पहले वाले में लग रहा था वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। तो जरा देख लेते हैं, तो हमारा टी सा आंसर हो जाएगा, TISA जहाँ पे मिलेगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस प्रकार से रामा का संबंध मारा से है, उसी प्रकार सीता का संबंध कैसे, तो आप ये मत जाइए उसके शब्द, उसके मीनिंग पे मत जाइएगा कि रामा का संबंध मारा से कैसे होगा तो सीता का संबंध। आपको केवल और केवल यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग से आपको यहाँ पे निकालना है कि रामा को जिस तरीके से मारा लिखा गया है, तो आपने देखा होगा ए का ए जो यहाँ पे लिखा है दोनों को फिक्स कर दिया गया है, तो उसी तरीके से दूसरा और चौथा वर्ड यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। इनको चेंज नहीं करना है, फिक्स का मतलब चेंज नहीं करना है। और चेंज किसको करना है, 1 नंबर वाले को 3 नंबर को। तो यहाँ पे आपने क्या किया, टी की जगह 1 को ला के रख दिया और एस को 3rd नंबर पर ला के रख दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही, इसका डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्या नाम, टीसा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये लोको पायलट में आपके आया हुआ है 2018 में। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बोला है कि युग्म चुने जिनकी संख्याएं दिए गए युग्म की भांति आपस में संबंधित हो। कहने का तात्पर्य है कि आपको युग्म बताना है, पेयर बताना है कि किस प्रकार से ये संबंधित हो रहा है। तो जरा देखते हैं। अब जैसे ही हमारे पास में 9 वर्ड मिला यहाँ पे, ठीक है, तो 9 वर्ड मिला और 9 के बाद में क्या दे रखा, 27 दे रखा है। तो आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा हो कि 9, अगर 9 का हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आंसर आ जाएगा। लेकिन क्या हम देखें ऑप्शन में ऐसा कोई है जिसमें 3 का मल्टीप्लाई कराने पे हमें आंसर प्राप्त हो रहा हो। तो अगर 5 का 3 से मल्टीप्लाई कराओगे ए ऑप्शन में तो 15 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होने वाला है। इसके बाद में हम 8 और 64 देखें तो ये भी नहीं हो पाएगा, 8 या 24 होगा, और 15 का 3 करेंगे तब भी नहीं होगा। इसी प्रकार से डी देखें तो वहाँ पे 81 और 729 है। तो आप कहने का तात्पर्य समझ में आया कि यानी कि ये जो लॉजिक जो लगा रहे थे ये लॉजिक बिल्कुल गलत है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जब हम फिर दोबारा से इसके दिमाग, आप लोग जैसे एग्जाम में सॉल्व करोगे उस तरीके से आपको बता रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से, ताकि आप उन चीज़ों को एक बार समझ सको। फिर हमने देखा कि यहाँ 9 और यहाँ 27 है, तो कुल मिला के हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसका स्क्वायर कर दिया गया है और अगली संख्या का क्यूब कर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और इसके बाद में अगर हम देखें तो 3 का क्यूब करोगे तो 27 आने वाला है। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप देख लेते भाई कौन सा ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ 5, देखो 5 का 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन तो पहली नंबर पे
कैंसिल आउट हो गया। दूसरा, अगर हम 8 के पास जाते हैं, 8 किसी का क्यूब होता है लेकिन स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन सी के पास पहुंचते हैं, तो 15 है, 15 भी आपको पता है किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद अब एक ही ऑप्शन बचता है, कौन सा? डी जरा चेक भी कर लेते हैं कि सही है कि गलत है। अब यहाँ पे बात हो रही 81 की, तो आपको पता है 9 का क्या होता है? स्क्वायर होता है 81, और अगर 9 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? 729। तो देख रहे ऑप्शन हमारा ये सही हो गया। तो आप लोगों को कुछ ऑप्शन को हटाना भी आना चाहिए कि ऑप्शन कौन सा नहीं हो सकता है, तब आप बहुत अपने आंसर के बहुत करीब होंगे। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली संख्या का स्क्वायर हो रहा है, दूसरी संख्या का क्यूब हो रहा है। ठीक है, और संख्या एज इट इज सेम है, 3 का स्क्वायर किया गया और 3 का क्यूब किया गया है, तो ये भी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन सही। और ये देखो NTPC 2016 में पूछा गया शिफ्ट थर्ड में। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ भी युग्म की बात कर रहा है। 19 से यहाँ पे है, 19 का संबंध जिस प्रकार से 361 से हो रहा है, वही संबंध आगे बताना है कि यहाँ पे क्या है। तो अब देखो यहाँ पे कई सारे तरीके हो सकते हैं भाई। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, अब आप कैसे अपने आंसर के करीब पहुँचोगे, तो ये भी जरा इसमें सीख लेते हैं। भाई आप सोचो, यहाँ पे 19 दे रखा है, तो 19 में ऐसा क्या करो कि आप 361 के करीब पहुँच जाओ। भाई अगर आप मल्टीप्लाई कराते हो तो बहुत टफ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 9 है, और अगर हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में कितना आता है? 1 आता है यहाँ पे। ठीक है, तो आई थिंक हमें कुछ ये चीज़ मैच कर रही है कि कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर किया गया होगा। तो जब हम 19 का स्क्वायर करते हैं, 19 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें संख्या क्या प्राप्त होती है? 361। बात समझ में आ गई? यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई। 19 का स्क्वायर की जब हम बात करते हैं तो कितना होता है? 361 यहाँ पे 19 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। 361 किसका? 19 का स्क्वायर होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि हमें 19 का स्क्वायर, यानी कि आगे वाली संख्या का दूसरा जो निकल के आ रहा है वो स्क्वायर उसका आंसर होगा। तो आप जरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि हमारा सही होगा कि नहीं। तो पहले नंबर पे सी ऑप्शन को देखते हैं। जब सी ऑप्शन को देखते हैं तो अगर आप पहली संख्या मान लो 9 है, और 9 का अगर आप क्या करोगे? 27 करोगे, तो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने बताया था 9 का आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 81 आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो गया, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद में डी को देखते हैं तो 12 का कितना होता है? 144 होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद में अगर हम 15 की बात करते हैं तो 15 का कितना होता है? 225 होता, तो डी भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो अब ऑप्शन एक ही बचता है, वो कौन सा? ए, यानी कि 13 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना होगा? 169। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी देखो आपका NTPC में पूछा गया है। तो जो साथी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान समझें, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बस डिजिट चेंज होगा, लेकिन जो लॉजिक लग रहा है वो लॉजिक यही हो सकता है। हो सकता है वहाँ पे किसी और का स्क्वायर पूछ लिया जाए। ठीक है, हो सकता है किसी और का वहाँ पे क्यूब पूछ लिया जाए, या हो सकता है किसी यहाँ पे कुछ और संख्या देके कुछ और पूछ लिया जाए। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस वीडियो को लगातार अंत तक देखिएगा और आपको आज के बाद में एनालॉजी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे संबंध को यहाँ पे पूछा कि संबंध बताओ, इन दोनों का संबंध कैसे है, जरा समझ लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 6 का संबंध 36 से है, तो आप बताइए 8 का संबंध किससे है? ठीक है, तो अब अगर हम पहले नंबर पे हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि अगर आप देखो, जो जिस तरीके से आप लोग एग्जाम में सोचोगे वही तरीके से आपको सोच के ही उन क्वेश्चनों को कैसे वहाँ तक पहुँचना है ये चीज़ बता रहा। नहीं तो ये केवल और केवल सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और वो आपको कब आएगा? जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि 6 से 36 हो रहा है। ठीक है, तो अगर कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा होगा कि यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर दिया गया होगा, तो 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा। बात सही है, लेकिन अगर आप 8 का यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और जब आपने देखा
कि भाई 64 तो हमारे ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब जो हम लॉजिक लगा रहे थे कि 6 का स्क्वायर करके 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करके 64 आएगा, वो बिल्कुल ही बिल्कुल क्या है, गलत हम लॉजिक लगा रहे हैं। अब हम दूसरा लॉजिक देखेंगे कि भाई इसमें दूसरा लॉजिक क्या लग रहा है। तो आपने क्या देखा कि 6 से कितना जा रहा है, 6 पे जा रहा है, 36 पे जा रहा है, 36 पे संख्या जा रही है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई से हमें क्या संख्या प्राप्त हो रही है, 36 प्राप्त हो रही है। अगर हम 8 को एक बार ट्राई करके देखते हैं, 8 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना होगा, 8 छंग 48 यानी कि 48। अब देखते हैं क्या ऑप्शन में 48 है। देखो 46 ए नंबर पे दे रखा, यानी कि आंसर गलत हो गया। इसके बाद में बी की बात दे रखे, ये भी गलत हो गया। सी 47 ए बी, और डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन बिल्कुल 48 सही आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक लॉजिक समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा और कैसे यहाँ पे संबंध को कोरिलेट कराना है। जो आपका पहली का दूसरी से संबंध होगा वही तीसरी का चौथी से होगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, और आप लोग वीडियो देखते टाइम पे पॉज करके वीडियो को आप आंसर देने की बात, आंसर साथ साथ में देते चलिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि यहाँ भी संबंध की बात कर रहा है, तो संख्या यहाँ पे 15 से 65 और 24 से आगे पूछ रहा है। तो पहले नंबर पे तो हमारे दिमाग में जो चीज़ आप सोच सकते हो पहले, भाई देखो एग्जाम में क्या होता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो उसी तरीके से आप पहले क्या सोचोगे, वही एज इट इज बिल्कुल वही सोच के इन क्वेश्चनों को सॉल्व कराया गया है। उसी तरीके से क्वेश्चन को मॉडिफाई कराया गया कि आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन के आंसर तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो जरा समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है 15 से 65 पहुँचने की। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये आएगा, भाई 15 से 65 में पहुंचने के लिए क्या किया आपने, सबसे पहले नंबर पे भाई आप गुणा भाग जोड़ यही तो करते हो ना। तो आपने देखा कि अगर हम 15 × 4 करें और तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और उसमें अगर हम +5 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 65। तो आपने पहला लॉजिक ये लगा दिया कि 65 यहाँ पे आने वाला है। ठीक है अच्छा, इसके बाद में आपने देखा कि भाई अगर हम 24 में इंटू 5 करें तो कितना आएगा, 120 आएगा, और अगर इसमें हम 5 जोड़ देते हैं तो 125 आएगा। ठीक है, जो लॉजिक आपने लगाया है। देखो रीजनिंग के आंसर कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे तो 65 हो रहा था, बिल्कुल सही लॉजिक लग गया, और यहाँ पे जो लॉजिक हमने लगाया उसके हिसाब से आंसर 125 आना चाहिए, जबकि 125 आंसर यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, 126 दे रखा है। तो आप ये मत समझिएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे गलत दे रखा है, ये गलत नहीं है, इसमें कॉन्सेप्ट दूसरा लग रहा है। अभी साथ में बने रहिए, आप लोग देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। नहीं तो कई सारे बच्चे ये बोल देंगे, अरे सर इसका तो ऑप्शन 125 ही सही होगा, यहाँ पे हो सकता है मिसप्रिंट हो गया हो, 126 नहीं, 126 नहीं, देखेंगे जरा समझेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे दे रखा कितना है, यहाँ पे दे रखा है पहला जो डिजिट हमारा दे रखा है वो है 15। ठीक है, और दूसरा जो डिजिट दे रखा है वो कितना है, 65 है। तो अब हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं हमें ये दिख रहा है कि अगर यहाँ पे हम क्या करें, अगर हम भाई 15 दे रखा तो 15 आपको 15 लाना है और यहाँ पे 65 लाना है, तो कैसे ला सकते हो, दो ही तरीके हैं यहाँ पे, और वो दो तरीके कौन से जरा समझते भाई। दूसरी तरीके से आप नहीं ला सकते हो क्योंकि एक लॉजिक तो आपने लगा के देख लिया है ना। तो दूसरा लॉजिक आप क्या लगाएंगे, दूसरा लॉजिक इसमें ये लगेगा कि इसमें 4 का स्क्वायर और -1 अगर करोगे तो संख्या हमें क्या प्राप्त होगी, 15 प्राप्त हो जाएगी। 4 चौको 16 और -1 करोगे तो 15 प्राप्त हो जाएगी। इसी के बाद में अगर यहाँ पे करोगे 4 का क्यूब +1 करोगे तो हमें यहाँ पे संख्या 65 प्राप्त होने वाली है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे समझ में आ गया होगा। पहले पे क्या करना, 4 का स्क्वायर किया और -1 कर दिया तो संख्या 15 प्राप्त हो गई। दूसरी बार में 4 का क्यूब किया और प्लस हमने 1 जोड़ दिया तो 65 आंसर आ गया। ठीक है, 4 चौको 16, 16 चौको 64 और +1 करेंगे तो 65 यहाँ पे आने वाला। इसी तरीके से अब हम देखते हैं क्या हमारा 24 वाला जो है उसमें लॉजिक सही लग रहा है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे अगर हम बात करें भाई यहाँ पे 24 है और आगे हमें ये भी देखना है कि -1 हो रहा है, और माइनस अगर यहाँ पे हम +1 कर दें तो कितना आंसर 25 हो जाएगा। यहीं से हमें लॉजिक पता चल गया क्या कि अगर आप 5 का स्क्वायर करके -1 करोगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी, 24 प्राप्त होगी, और 5 का
क्यूब करके अगर +1 करोगे तो संख्या क्या प्राप्त होगी? 126। बात समझ में आ गई? कहने का तात्पर्य है इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका बिल्कुल सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 126 इसका सही आंसर। देख रहे हो ना, लॉजिक किसी भी तरीके से आपको ये लॉजिक लगाना होता है कि हमें अपने ऑप्शन, अपने आंसर के कितनी जल्दी करीब पहुंचना है। ऐसा नहीं पता चले आप 20 लॉजिक वहाँ सीखें और अब 20 लॉजिक वहाँ पे लगाए पड़े। भाई इतनी आप प्रैक्टिस किए हो तो कुछ ना कुछ तो आप अपने आंसर के करीब होगा ना, कोई ना तो लॉजिक ऐसा लगेगा जो आपको सीधे दिखने लगेगा। वो कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, हाँ। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है कि आपने पहले लॉजिक लगाया तो वो लॉजिक थोड़ा सा नहीं लगा, तो हम भाई दूसरा लॉजिक लगाएंगे क्योंकि हमें अपने आंसर के करीब पहुंचना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 126 हो जाएगा। और ये आपका आरआरबी जेईई में पूछा गया है 2019 में। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जिस प्रकार से बी का संबंध 8 से है उसी प्रकार सी का संबंध किससे होगा? तो देखो, अगर आप लोग यहाँ पे लॉजिक, भाई आप कैसे इस चीज को सोच सकोगे? आपने ये सोचा कि भाई बी का संबंध 8 से कैसे हो सकता है, तो भाई आपने क्या किया, अगर आप बी की प्लेस वैल्यू की बात करो तो कितना है? 2 है। और अगर आपने सोचा कि भाई बी से बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है और 2 के बाद संख्या कितनी आ रही है? 8 आ रही है, तो आपके दिमाग में ये चीज चलना भी चाहिए कि आपने 4 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 8 आ गया। ठीक है, अब हम सी ऑप्शन, सी वाला देखेंगे कि आगे ये चीज लॉजिक लग रहा है। तो सी आपने रखा, सी का कितना होता है? 3 होता है। और 3 को अगर आप 4 से, भाई 4 का हो रहा ना सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। लेकिन आपने देखा आपको क्या, आपका ऑप्शन मिले ही नहीं उसमें। क्यों? यहाँ पे ऑप्शन 27 दे रखा है, 24 दे रखा है, 100 दे रखा और 11 दे रखा है। अब आप लोग यहाँ भी सोचोगे अरे सर यहाँ पे 11 ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया होगा। गलत प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे लॉजिक दूसरा लग रहा है। ठीक है, समझेंगे जरा लॉजिक कौन सा दूसरा लग रहा है। तो पहले आपने मल्टीप्लाई करा के सोचा कि भाई बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 2 होती है। और यहाँ पे बी की प्लेस वैल्यू कितनी? 2 होती है। और इसके बाद में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन ये लॉजिक पूरी तरीके से हमारा फेल हो गया। अब हम क्या करेंगे उसको समझते हैं जरा। भाई आपने क्या देखा, बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। तो आपको कहीं ना कहीं 2 से आपको 8 पे पहुंचना है। उसके लिए आप क्या करते हो? 2 का क्यूब करते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई? 2 का क्यूब करते हो। इसी तरीके से अगर आप सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। और 3 का जब आप क्यूब करोगे तो आंसर कितने आने वाला है? 27। और हम देख लेते भाई, ऑप्शन हमारा दे रखा है, पहले ही ऑप्शन आपका ए नंबर पे दे रखा है 27। तो समझ में आ रहा ना कि कल से आज के क्वेश्चन थोड़े से आपके एडवांस लेवल के हैं। इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और ये देखिए एनटीपीसी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं इसलिए आपको बताता हूं कि जैसे जो लोग ये समझते हैं कि बहुत आसान होता है, आसान पेपर होता है, लेकिन आप वहां कितना एग्जाम में कर पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और वही आपको सफलता भी दिलाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि पहला आपने लॉजिक लगाया वो आपका गलत हो गया और जब दूसरा लॉजिक लगाया तो बिल्कुल सटीक बैठ गया। आपको यही देखना होता कि पहला का दूसरा से किस प्रकार संबंधित है और तीसरे का चौथे से कैसे संबंधित। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे संबंधित जोड़े की बात हो रही है। यहाँ पे संबंधित जोड़े को आपको बताना है। क्या पूछ रहा है कि रेड का संबंध ये दे रखा 18, 12, 0 और गॉड का संबंध आप लोगों को बताना है। तो अब आप लोगों के दिमाग में इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं करे हैं प्रैक्टिस नहीं की है तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब बिल्कुल आसान हो जाएगा जब आप समझेंगे पूरी तरीके से। देखो, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तब तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं और ऐसे क्वेश्चन को आप सीख चुके हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी साथ में हो रही है। तो ये सोच के मत वीडियो को छोड़ के जाइएगा कि अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान कुछ नहीं होता है, जब एग्जाम में आता है ना तब आपको पता चलता है कितना आसान है और कितना टफ है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही कि रेड को क्या लिखा है यहाँ पे 18, 12, 0 लिखा है। उसी तरीके से गॉड को यहाँ पे, तो जैसा कि आप लोगों को पता है अभी कोडिंग डिकोडिंग नहीं कराए, आगे किसी दिन उसको भी उस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, उस टॉपिक को फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बात हो रही है रेड की। ठीक है,
किसकी? रेड की बात हो रही है। अब हमें ये 18 12 जीरो के पास पहुंचना, तो कैसे पहुंचोगे भाई? आपको कुछ ना कुछ चीज़ें आनी चाहिए। जिस प्रकार से यहाँ पे क्या आपको पता चल रहा है कि अगर हम टी की प्लेस वैल्यू की बात करें तो कितनी होती है? 20 होती है। अगर हम ए की प्लेस वैल्यू की बात करें तो 1 होती है, और आर की अगर प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 18 होती है। ठीक है, बात समझ में आ गया? यानी कि यहाँ पे जो लॉजिक लग रहा है वो जो आपका नंबर लिखा है उसका प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिखा गया है। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से अगर हम गॉड की बात करें तो गॉड की जब हम बात करेंगे तो इसकी प्लस वैल्यू भाई लगा के हम देख लेते हैं। अब देखो इन क्वेश्चनों को क्या होता है सॉल्व करते समय, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक भी अपना सकते। शॉर्ट ट्रिक कैसे? कि आप ऑप्शन पे देखो, जैसे आपको पता है कि डी की प्लस वैल्यू कितनी होगी? 4 होगी, लेकिन देखो ऑप्शन एग्जामिनर ने कैसे बनाए हैं, सभी में लास्ट में 4 बना के रखा है। तो आप ये भी लॉजिक नहीं, आप पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद में हम पहुंचते हैं ओ के पास में। तो ओ की आपको पता है कि ओ की होती कितनी प्लेस वैल्यू? 15 होती है, और जी की कितनी होती है? तो 7 होती है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है। 7, 15 और 4, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई होगी। जिन लोगों को नहीं पता या जो लोग बिल्कुल भी जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग वीडियो में बने रहे, आप लोगों को अभी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल प्लस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है। रेट यानी आर की प्लस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। ए कौन से नंबर पे? ए नंबर पे, 1 नंबर पे है, और टी आपका 20 नंबर। आप देखो इसको कैसे याद रखते हैं, आपको पता हो T20 क्रिकेट होता है ना, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि टी की प्लस वैल्यू कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, ये इसको भी आप याद रखते हो। और डी तो आसान है, डी 4 नंबर पे होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4, 15 और 7, 15 और 4। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस तरीके से ए एफ आई का संबंध एम से है उसी तरीके से ए बी ए का क्या संबंध। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें भाई, आप अगर जोड़ लोगे घटा लोगे ए एफ आई का संबंध एम कैसे साबित कर पाओगे? कोई तरीका नहीं है भाई, आपके पास में कोई तरीका नहीं। इन चीज़ों को आप तुरंत कैसे सोच सकते हो? देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको कई सारे पूरी की पूरी आप चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। और देखते हैं जरा, तो यहाँ पे बात की गई है एम की। एम कैसे आ सकता है? आपको पता है कि अगर हम एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 13 होती है। अगर हम 13 का क्या कर दें? क्यूब स्क्वायर कर दें, सॉरी, तो यहाँ पे कितना होगा? 169 होगा। और अगर 169 तो वही यहाँ पे लिख दिया गया है। ए की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? ए होती है। एफ की कितनी होती है? 6 होती है। और आई की कितनी होती है? तो वो 9 होती है। बात समझ में आ गई? कहने का तात्पर्य क्या है? आगे वाली संख्या का स्क्वायर करके उसको नंबर में ना लिख के उसको वर्ड में लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे हमसे पूछा गया है ए बी ए। तो जब हम ए बी ए का अगर हम इसका नंबर फॉर्म निकालें तो कितना हो जाएगा? ए बी ए की बात कर रहे हैं तो ए का कितना प्लेस वैल्यू हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और बी का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ए की कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है? हमें जो संख्या यहाँ पे प्राप्त हुई है वो कौन सी प्राप्त हुई है? 121। अगर हम 121 का वर्ग निकालें, ठीक है, रूट निकालें, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 11। यानी कि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे 11 जो है वो प्लेस वैल्यू किसकी होती है? अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे देख लेते हैं भाई। तो अगर 11 की बात करते हैं तो 11 देखो, ओ अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, ओ कितने नंबर पे है? तो वो 15 नंबर पे। तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब इसके पास पहुँचते हैं और इसके तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, जैसे एम है, एम का अगर 13 होता है तो एम से पहले क्या आता है? एम से पहले क्या आता है? के एल एम आता है, यानी एम से पहले आता है एल। तो एल का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। तो ये भी आंसर गलत हो गया। इसके बाद में एल का कितना होता है? 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ रही होगी। हाँ, समझ में आ गया। कहने का तात्पर्य क्या है कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो बहुत ही आसान होते हैं। अगर आपने एक बार क्वेश्चन को किया है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझ के उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आ गया। और ये आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से।
तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, के इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे है कि बास्केटबॉल 5 दे रखा और फुटबॉल की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो अब यहाँ पे जरा समझ लेते हैं कि यहाँ पे बास्केटबॉल की बात हो रही है तो फुटबॉल की बात हो रही है, तो जरा समझ लेते हैं यहाँ पे कितने खिलाड़ी होते हैं। यहाँ पे खिलाड़ियों की बात हो रही है। जिस तरीके से अगर बास्केटबॉल की बात हो रही है, किसकी, बास्केटबॉल की अगर बात हो रही है, तो यहाँ पे समझते हैं जरा कि आपका पूछा गया है बास्केटबॉल 5 से संबंधित है तो फुटबॉल किससे संबंधित है। अब देखो यहाँ पे इन क्वेश्चनों को करने से पहले आप लोगों को ये पता हो क्या इसमें पूछ क्या रहा है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आखिर इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है भाई, बास्केटबॉल आप किस तरीके से इसको संबंधित करोगे या किस तरीके से इसको रिलेशन बनाओगे। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है जो बास्केटबॉल होती है उसमें आपके 5 प्लेयर होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पूछा है कि फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, तब आप कर पाएंगे। जैसे क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेट में आपसे पूछ लेगा भाई, आप देखो ऑप्शन वहाँ पे या क्वेश्चन जो पूछेगा वो अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वो पैटर्न तो आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप कैसे करोगे, तो जरा समझते हैं यहाँ पे। तो फुटबॉल की जब बात हो रही है तो फुटबॉल में यहाँ पे 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 11 खिलाड़ी यहाँ पे होते हैं। और ये भी देखो आपके आरआरबी जेई में पूछा गया है 2019 में शिफ्ट फर्स्ट में। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना। अब देखो यहाँ पे हो सकता है वो केवल क्वेश्चन को चेंज कर दे। कैसे हो सकता है, फुटबॉल की जगह वो क्रिकेट पूछ ले आपसे, हो सकता है वहाँ पे खो खो पूछ ले, या जितने भी आपके किसी भी तरीके से टेनिस पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो। ठीक है, एग्जाम में कुछ भी वो पूछ सकता है कि कितने नंबर्स होते हैं। तो ये भी आप लोगों को जब पता होगा ऐसे क्वेश्चनों को, तभी आप वहाँ पे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। उसी प्रकार से फुटबॉल में कितने, 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम उसी तरह से संबंधित है डब्ल्यू से जैसे ओ निम्नलिखित से संबंधित है। तो आप लोगों देखो यहाँ तो बहुत अच्छे से आप लोगों को पता हो, इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा समझ लेते हैं भाई। यहाँ पे एम की बात हो रही है। ठीक है, किसकी, एम की बात हो रही है। और एम से क्या बन रहा है, एम से बन रहा है डब्ल्यू। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि एम को उल्टा कर दिया गया है। भाई एम को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया गया। यहाँ पे एम को उल्टा कर दिया गया तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू बन जाएगा। और ये पूछा है अगर ओ को अगर आप उल्टा करोगे, सीधा करोगे, कैसा भी करोगे, तो आपका क्या बनने वाला, ओ तो बनने वाला है। भाई ये तो चेंज नहीं होगा ना, ओ है अगर, तो यहाँ पे या आप इस तरीके से क्वेश्चन इस एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन जब तक आपने एक बार क्वेश्चनों को नहीं किया होगा तब तक आप क्वेश्चन को एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे संबंधित जोड़े की बात हो रही है। किसकी, संबंधित जोड़े की यहाँ पे बात हो रही है। तो पूछ रहा है कि किस प्रकार से संबंधित है। जैसा कि आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, ये अंगूर है। ठीक है, और ये लिखा है बंच, उसी प्रकार से ये भेड़ है। तो भेड़ कैसे संबंधित होगी, तो जरा समझ लेते हैं इस क्वेश्चनों को। देखो यहाँ पे पूछा है अंगूर। आप लोगों को पता होगा कि अंगूर जो है वो हमेशा कैसे होता है, गुच्छे में होता है। ठीक है, किस में होता है, गुच्छे में होता है, या किस में होता है, ग्रुप में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। या तो गुच्छे में या ग्रुप में, दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। उसी को इंग्लिश में क्या नाम से बोला जाता है, बंच बोला जाता है। क्या, वंच बोला जाता है। अब आपको बताना है कि जो भेड़ होती हैं, ये भेड़ है, और भेड़ का जो एक ग्रुप होगा उसको क्या कहा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है। अब कई सारे साथी इसमें होंगे, उन क्वेश्चनों को समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है, तब उसका आंसर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, क्राउड, भाई क्राउड होगी तो क्राउड का मतलब भीड़ होता है। और भीड़ किसकी हो सकती है, तो भीड़ यहाँ पे अगर हम बोले तो वहाँ पे मनुष्य हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। वहां पे अगर मनुष्य की बात अगर करता तो आपका क्राउड आंसर यहाँ पे सटीक हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि जब भेड़ों का कोई एक ग्रुप होगा उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका बिल्कुल कटु सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। और जिन साथियों को ये सेशन अच्छा लग रहा है उन लोगों को कमेंट बॉक्स में
आपको अपनी राय जरूर देनी है कि आप लोगों को सेशन कैसा लग रहा है और किन क्वेश्चनों को आप लोगों को और ज़्यादा ध्यान देना, कौन से क्वेश्चनों को आप लोगों को करवाना है। बात समझ में आ गई। जिन साथियों को पूरा सेशन समझ में आ रहा है वो साथी कमेंट बॉक्स में पीजी लिखकर कमेंट करें, यानी कि पाठशाला गौरव के नाम से आप कमेंट कर सकते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में आप पीजी लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आप इस तरीकों को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे कि भाई यहाँ पे अंगूर था, अंगूर के जो ग्रुप्स होते हैं उनको बंच बोला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जो भेड़ों के एक ग्रुप होता है उसको क्या बोला जाता है, फ्लॉक उसको बोला जाता है। आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और ठीक है, तो आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। लगातार आप लोगों को वीडियो में साथ में बने रहना है। ठीक है, आगे और बात करते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि जिस प्रकार से आपका संबंधित है, ये अगर यहाँ पे बात करें तो ये डॉग है। डॉग को अगर डॉग के रहने का क्या होता है, घर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम शेर की बात करें, भाई शेर कहाँ पे रहता है, तो शेर घर में तो रहता नहीं है, घोंसले में रहता नहीं है, 25 साल में रहता है, झोपड़ा में नहीं रहता है। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सीधा सा आंसर गुफा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको टॉपिक वाइज पूरी रीजनिंग आपको कंप्लीट कराई जाएगी। जितने आपके 20 से 25 टॉपिक हैं उनको कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बाद में आपको बीच बीच में डेली संडे को आपको प्रैक्टिस सेशन भी रखा जाएगा, जिसमें सभी चैप्टर का एक मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, तो वो भी आप लोगों को पूरा ध्यान समझना है। और समझ में आ गया। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर कुत्ते किस में रहते हैं, डॉग किस में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो शेर किस में रह रहा है। भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन रहा है। तो घोंसले में तो रहता है, घोंसले में चिड़िया रहती हैं। अब देखो यहाँ पे हो सकता है वो चिड़िया बना दे, तो ऑप्शन इसका घोंसला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन देखो कोई कैसे भी बन सकता है। आपको पूरी चीज जब पता होगी तभी आप क्वेश्चन के आंसर को सही लगा पाओगे। नहीं तो होता क्या है कि अगर 100 मार्क्स 100 प्रश्न का यहाँ पे अगर पेपर आता है तो कई सारे बच्चे ये बताते हैं कि हम 90 करके आए हैं, कोई बोलेगा कि हम 80 करके आए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क पड़ता आप कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को पूरी बात समझ में आ गई होगी। और ये कुछ हमारे सोशल मीडिया हैंडल हैं, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और यूट्यूब पे। समझ में आ गया। तो जो साथी इस चैनल पे नए हैं उन लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और सभी लोगों को कमेंट करके ये जरूर बताना है आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, कौन सी चीज़ आपको पूरी तरीके से समझ में आई। आई थिंक पूरी जो उम्मीद है कि आपको इसके बाद में आप एनालॉजी को समझने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जिन साथियों को इसकी PDF चाहिए वो साथी क्या करेंगे, PDF के लिए वो साथी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाइएगा, डेली की डेली PDF वहाँ से डाउनलोड करिएगा और सुबह आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास चलती है, उसको भी आप लोग देखिएगा। क्योंकि देखो ये मान के चलिए कि जो NTPC का एग्ज़ाम होगा वो आपका जनवरी और फरवरी में होने वाला है। तो ये मान के चलिए कि 2 से 3 महीने आप लोगों के पास में अभी हैं, पूरी तरीके से देखा जाए। या अगर दिनों की बात करें तो करीब 70 से 80 दिन आप लोगों के पास में अभी हैं। तो आप लोग करंट अफेयर अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं दिनों का पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग डेली की डेली करंट अफेयर की क्लास आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए खुश रहिए और बड़ों का सम्मान करते रहिए। तो और जय हिंद।